नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड 1860 के जो वीडियो लेक्चर हैं वो लेकर आए हुए हैं। तो इन वीडियो को आप सुनना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे इस चैनल पर आईपीसी के वीडियो लेक्चर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लगभग आईपीसी पूरी ख़त्म होने को जा रही है। तो इसको आप लोगों ने सुना होगा, और यदि आप लोग जैसे नए जुड़े हुए हैं या पहला वीडियो देख रहे हैं, उनकी ये पता नहीं है कि और वीडियो लेक्चर हम कहाँ से सुने, तो उन सभी के लिए बता दूं कि आपको क्या करना है। जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट दी गई है इंडियन पेनल कोड के नाम से, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके जैसे ही क्लिक करते हैं तो सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। यदि आपको ये भी देखना नहीं आ रहा है कि प्लेलिस्ट पर वीडियो कैसे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप प्ले लिस्ट की में पहुंच जाएंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए पहले वीडियो तो जो हो गए हैं वो उसके बारे में जानकारी दे दी, अब जो नए वाले वीडियो उनको हम कैसे देखें, तो नए वीडियो देखने के लिए भी आपको आसान तरीका है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको काम करना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। थोड़ा मैं कल का जो टॉपिक था उसको आपको समझा दूं, जो लोग नए जुड़े हुए तो उनकी समझ में इतना आ जाएगा। देखिए, कल जो हम बात कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था मानहानि। मानहानि की हम बात कर रहे थे, तो मानहानि के बारे में अध्याय नंबर कौन सा है, 21 है, और इसके बारे में प्रावधान 499 से 502 तक जाते हैं। तो 499 में मानहानि के बारे में हम पढ़ रहे थे कल कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, मौखिक, लिखित किसी भी प्रकार से प्रकाशित कराता है या शब्दों को बोलता है, जिससे उस व्यक्ति की ख्याति को या कोई अन्य क्षति होती है, तो इस प्रकार मानहानि होती है। उसके बाद हमने कुछ स्पष्टीकरण देखे थे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मैं आपको 4 स्पष्टीकरणों के बारे में भी प्रावधान हमने पढ़े थे, ये आपके समक्ष
कल का वो रहा जो कल हमने पढ़ रखा है कि मानहानि क्या होती है, और मानहानि के अंतर्गत 4 स्पष्टीकरणों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें बताया गया कि पहला स्पष्टीकरण मृत व्यक्ति से संबंधित है। यदि उसकी बारे में कुछ बोला जाता है और उसके व्यक्तियों को या उसके कोई परिवार वाले हैं उनको यदि ऐसा लगता है तो ये मानहानि की कोटि में आएगा। समूह संगमों कंपनी के बारे में व्यंग्योक्ति और ख्याति, ये सारी चीज़ें हमने स्पष्टीकरण पढ़े थे। अब आज हम सीधे इसके अपवादों को देखते हैं कि यदि उन अपवादों के अंतर्गत आता है तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको इसके अपवादों की ओर लिए चलता हूँ। चलिए, ये आपको दिखने लगाओ। जैसा कि आप पहला अपवाद देख पा रहे होंगे कि सत्य बात के बारे में लांछा लगाना या उसको प्रकाशित करना यदि लोक कल्याण के लिए है तो ये मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसे शब्द कहे या कुछ बोला, संकेतों द्वारा ये सारी चीज़ें प्रकाशित की, और वो जो चीज़ है प्रकाशित, जो सारी चीज़ें की हैं, वो चीज़ कैसी थी? सत्य पर आधारित थी। यानी जो कुछ उसके बारे में बोला गया वो सारी बातें सत्य थी, तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। यानी अपवाद नंबर पहले के अंतर्गत इसको बचाव मिल जाएगा। और ये कैसा काम है? लोक कल्याण के लिए वो व्यक्ति बोल रहा है कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोक कल्याण को हानि ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको मैं एक बार उस पर दिखाई देता हूँ कि बेयर एक्ट क्या कहता है। किसी ऐसी बात की लांछा लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि की कोटि में नहीं आ सके यदि लोक कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया गया। अब लोक कल्याण से क्या तथ्य है, लोक कल्याण के लिए है कि नहीं है, ये तथ्य का प्रश्न है। ये उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा जो बचाव ले रहा है कि मैंने लोक कल्याण के लिए सत्य बात पर आधारित बताया गया है। उसके बाद हम जैसा कि दूसरा देखते हैं कि लोक सेवकों का लोकाचरण। लोक सेवकों का लोकाचरण यदि सद्भाव पूर्वक तरीके से कोई बात कही जाती है उसके शील के संबंध में, आचरण के संबंध में, तो ये दूसरे अपवाद के अंतर्गत आता है लोकाचरण। यदि कोई भी कार्य कर रहा है और या फिर ऐसा कहा जाता है जहाँ पर आपको ये शब्द मिल जाता है सद्भाव पूर्वक, तो आप ये समझ लेना संभावता, अधिकांशतः संभावना ये होती है कि ऐसा कोई अपराध नहीं माना जाता है जहाँ पर सद्भाव पूर्वक कार्य की जिक्र किया गया हो। तो इसको आपको याद रखना है। अब लोकाचरण कैसा, तो इसके समझ लीजिए जो कोई लोक कृत्य के, मान लीजिए कोई लोक सेवक है और वो अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य कर रहा है, लोक कार्य अपना कर्तव्य के निर्वहन में, तो उसके संबंध में जो वो कर रहा है और वो सद्भावपूर्वक कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ वो व्यक्ति अच्छा है, ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो उसके अंतर्गत नहीं आता, मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। तीसरा आता है हमारा किसी लोक प्रश्न के संबंध में। किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, किसी लोक प्रश्न के संबंध में व्यक्ति का आचरण, तो इसमें भी यदि सद्भावपूर्वक कोई लोक प्रश्न के संबंध में व्यक्ति के आचरण के बारे में, शील के संबंध में कोई बात कही जाती है और ये बात सद्भावपूर्वक कही जाती है, तो मानहानि की कोटि में नहीं आ सके। तीसरे का एक उदाहरण दिया गया, जरा इसको थोड़ा देख लें आप।
नहीं, उदाहरणों की इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन आप यदि इसके अपवादों के नाम ही याद रख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं अपन चौथे वाले अपवाद के बारे में। तो चौथा अपवाद है कि न्यायालय की कार्रवाइयों की रिपोर्ट का प्रकाशन। मान लीजिए कोई न्यायालय की कार्रवाई है जिस पर कोई निर्णय हो चुका है और किसी न्यायालय की कार्रवाई की या ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सही रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई न्यायालय की एक सही रिपोर्ट आ गई है, यानी कोई जैसे डिसीजन हो जाता है न्यायालय द्वारा और उसका जैसे प्रकाशन करता है उस निर्णय का, तो वो मानहानि की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि ये डिसीजन जो दिया गया है सद्भावपूर्वक जो डिसीजन दिए जाते हैं उस पर किसी का फिर इंटरफेयर नहीं रहता। अब आते हैं हम पांचवें वाले अपवाद पर कि न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण या साक्ष्यों संप्रति अन्य व्यक्तियों के संबंध में आचरण। तो ये हम पांचवें वाले उसमें पढ़ते हैं कि न्यायालय के विनिश्चय के मामले में जो न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया तो उसके गुणागुण के आधार पर साक्ष्यों के संप्रक्त यानी अलग अलग व्यक्तियों के आचरण के बारे में कोई बात बताई है। मान लीजिए कोई न्यायालय में कोई साक्ष्य देने गया तो उसके बारे में आचरण के बारे में विनिश्चय जो किया था उसको उनके आचरण के संबंध में कोई बात आती, यदि ऐसी बात सद्भावपूर्वक की जाती है तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये मानहानि की कोटि में आता है। छठवां है लोककृति के गुणागुण। अब लोककृति के गुणागुण से क्या आशय है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो लोककृति के गुणागुण की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसमें एक बार आप देख लें कि किसी ऐसी कृति के गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक निर्णय के लिए रखा है। किसके लिए? लोक निर्णय यानी पब्लिक निर्णय के लिए रखा है। तो उस सील के संबंध में यदि सद्भावपूर्वक कोई बात कही जाती है तो ये भी मानहानि की कोटि में नहीं आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण, यदि आप उदाहरण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी। तो उदाहरणों पर इतना ध्यान ना देते हुए हम अपनी क्लास पे ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए हम सारे उदाहरणों को कवर नहीं कर सकते। तो आप पढ़ लेना, आपको सिर्फ नाम यदि याद हो रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। अब उसी प्रकार हम पढ़ते हैं इसका किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारी कार्य कर रहा है तो वरिष्ठ अधिकारी उसके अधीनस्थ जो अधिकारी है उससे कोई सद्भावपूर्वक कार्य के बारे में परिनिंदा, ये सारी चीज़ें यदि सद्भावपूर्वक कर रहा है तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आता। आठवां है प्राधिकार के समक्ष सद्भावपूर्वक अभियोग। यदि मान लीजिए कोई घटना हो गई, प्राधिकार के समक्ष हो जाता है और उसके बारे में जो प्राधिकार व्यक्ति है उसके समक्ष ही यदि अभियोग लगाया जाता है तो ये भी मानहानि की कोटि में नहीं आया। जैसे इसका ये अपन एक उदाहरण के तौर पर पढ़ सकते हैं, या मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट है और उस मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या होता है, यहाँ पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाया गया तो का या के सेवक को आचरण के बारे में संबंध में जो या के मालिक है ना उसके संबंध में के सद्भावपूर्वक
जो अभियोग लगाया गया है तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आता। नौवा है हमारा इसका, आगे और दिए गए हैं इस पर अपवाद, मैं आपको बता देता हूँ। चल, दो अपवाद और बचते हैं। अपने या अन्य किसी हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लांछन लगाने के संबंध में, या तो वो अपने हो या किसी लोकहित की बात हो। यदि इस संबंध में कोई व्यक्ति बोलता है या कुछ लांछन लगाता है, लेकिन वो लोकहित में यदि ऐसा कार्य कर रहा है, इससे लोकहित ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। यानी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यदि काम करता है, ऐसी कोई लांछा ऐसा कोई कार्य करता है, तो ये मानहानि की कोटि में नहीं आता। 10वां है कि सावधानी जो उस व्यक्ति द्वारा जो भलाई के लिए कर्म कर रहा है या लोक कल्याण के लिए आशयत, तो ये भी मानहानि के अंतर्गत नहीं आए। यानी इसके जो हम सारे अपवाद जो पढ़ते हैं, तो इसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, कि यदि जहाँ कहीं भी सद्भावपूर्वक शब्द का उपयोग मिल जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये मानहानि की कोटि में नहीं आए। उसके बाद जैसे कि हमने इसके कुछ अपवाद इस प्रकार पढ़े, सत्यवादिता के संबंध में लांछन लगा रहा है, कोई वरिष्ठ अधिकारी के नीचे कोई काम कर रहा है, उसके संबंध में सद्भावपूर्वक का, लोक कल्याण के लिए, तो ये सारे हम अपवाद जो पढ़ते हैं, तो सारे अपवादों को एक बार में वीडियो देखकर या एक बार में बेयर एक्ट से पढ़कर किसी भी तरीके से याद नहीं हो सकते। तो आपको वीडियो बार बार देखना पड़ेगा या फिर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद मानहानि के कुछ सेक्शन हैं, तो उन पर एक नज़र और डाल लेते हैं, जिससे क्या है आज हमारी मानहानि समाप्त हो जाएगी। अब मानहानि के संबंध में जैसे मान लीजिए मानहानि किसी ने कर दिया, इन अपवादों के अंतर्गत भी नहीं आ रहा, स्पष्टीकरण और मतलब 499 के अंतर्गत मानहानि का वो बन गया, मानहानि किसी व्यक्ति ने कारित कर दी, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है, दंडवित भी किया जाएगा। न्यायालय में वाद आएगा तो फिर दंडित किया जाता है। वो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है, तो सेक्शन नंबर 500 में किया गया है। सेक्शन नंबर 500, धारा 500। तो 500 में जो दंड है वो है हमारा सादा कारावास होगा। कारावास कैसा होगा, सादा। कितनी अवधि के लिए, 2 वर्ष तक के लिए, 2 वर्ष तक के लिए, और या जुर्माना भी दिया जाएगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये मानहानि के लिए दंड। अब देखिए मैं दंडों के बारे में बात करूं, तो ये जो धाराएं हैं 501 और 502, तो इनके भी संबंध में दंड यही है, यानी सभी धाराओं के लिए दंड समान है, ऐसे हम कह सकते हैं इसका। मान लीजिए ये लिखा आता है कि मानहानिकारक की जाने वाली बात को मुद्रित करना या उत्कीर्ण करना, ये शब्द आपको याद रखना, मुद्रित करना या उत्कीर्ण करना। और दूसरा 402 में उसको कह रहा है मानहानिकारक वस्तु को, पदार्थों को बेचना। जो उत्कीर्ण कर रहे हैं इनके जो पदार्थों को, इनको बेचने के संबंध में बताया गया 2 में। तो पहले मानहानिकारक चीज़ों को मुद्रित करना या उत्कीर्ण करना, और 2 में बेचना। तो ये हमको याद रखना है। तो आज का वीडियो लेक्चर जो था थोड़ा हार्ड था और ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था। इसमें हमको सीधे सीधे सेक्शन याद करना है, कीवर्ड याद करना है। जो समझने का था वो पिछला वाला वीडियो था, मानहानि किसे कहते हैं, इसके स्पष्टीकरण अपवाद आपको याद होना चाहिए और पनिशमेंट इसका याद होना चाहिए। ये सेक्शन आपको याद हो जाए दोनों तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं।
आपको इतना याद रख सकते हैं, मुद्रित करना और मुद्रित चीज़ों को बेचो। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी आईपीसी की शायद 1 या 2 क्लास, हो सकता है कि 3 क्लास, वैसे 2 क्लास में आईपीसी अब समाप्त होने को जाएगी। तो आप लोग सुनते रहिए इन वीडियो को, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए पर्याप्त है कि आप घर बैठे ही इसको वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका काम चल जाए। तो आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि कोई समस्या आती है किसी भी लॉ से संबंधित किसी भी विषय में, या कोई क्वेश्चन आपका आता है क्या करें कैसे करें, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप कमेंट करें और बताएं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर।